हाँ, स्टूडेंट कह रहे हैं अपने रोल नंबर जो है वो चैट में वो कर दें, मैसेज कर दें चैट में। मुझे लगता है आज गूगल मीट में मसला आ रहा है। और सर ने लीव कर दिया है। मैंने लीव नहीं किया, ये इशू आ रहा है, शायद नेट में इशू है या गूगल मीट में कोई इशू आ रहा है। आज सुबह भी क्लास थी, उसमें मसला आ रहा था मुझे। एनी हाउ आपकी हम्म, मेरे ख्याल से मुझे मैनुअल अटेंडेंस नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लीव होने की वजह से जिन स्टूडेंट ने पहले ही कहा है वो मुझे नहीं शो हो रहे। चलो मैं मैनुअल ले लेता हूँ अटेंडेंस। कहाँ गई फाइल? अस्सलाम वालेकुम। तो क्या है? लेक्चर। अच्छा, चले। हमारी चैप्टर नंबर 49 है ना? ये लीव होने की वजह से मैं मैनुअल ले रहा हूँ अटेंडेंस, फिर 16 में 39 है। वालेकुम। अल्लाह का काम है सर। वो मिस रिदा को गांधी कहा था नहीं वो जैसे थे। मैं रैनियर नहीं हूँ यूनिवर्सिटी में। किस पर? हाँ, फिलहाल तो आज इधर ही हूँ, कल भी इधर ही हूँ। शाज़मा आपका रोल नंबर आई थिंक 34 है। जी सर 34। 21 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा नहीं, मैंने अटेंडेंस मैनुअल ले ली है। चलिए शुक्र है प्रेजेंट हो रहा है ये। सर वो असल में वो ये कहना कि इसी हिसाब से वो बात करनी थी।
अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और सबसे पहले चलें एक दो बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस पे आते हैं टॉपिक पे। लास्ट वीक मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो वहाँ से मैं लेक्चर अरेंज कर रहा था। उसमें मसला ये था कि मेरे पास ना रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं आ रही थी, शायद यूनिवर्सिटी नेट नहीं था, उसकी डोमेन नहीं थी, इस वजह से। तो वो मैंने आपको एक टॉपिक तो करवाया था, लेकिन ब्रीफली करवाया था। तो उसके मैंने अभी थोड़े से इजी करके नोट्स बनाए हैं, शायद वो इस लेक्चर के बाद मैं आपको प्रीवियस जो ईरानी लेक्चर था, आई थिंक वो थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने कोशिश की है थोड़ा सा उसको मज़ीद आसान करने की। तो वो था PWR का ना, शुरू का, प्राइमरी लूप से पहले का, यही जो मैंने अभी खोला हुआ है, ये वाला। तो ये मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, मुझे टाइम मिलता है तो बाकी आज का टॉपिक जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है, दी प्राइमरी लूप। तो अगर आप ये देखें, इसमें हमारे पास इसमें दो लूप बताए हैं, एक ये वाला लूप है, इसमें प्रेशराइजर भी है। ये लूप जो है ये प्राइमरी लूप या कूलेंट का लूप है। कूलेंट जो है बेसिकली वो क्या करेगा, वो हीट लेगा, न्यूक्लियर फिशन हुई ना, फिशन से जो आपके पास एनर्जी आई, दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू दी कूलेंट, वो कूलेंट में जा रही है, और इसमें कूलेंट भी वाटर ही है। तो ये वाला साइकिल जो है कूलेंट का है। ये फिर जाता है जी, इसको हीट एक्सचेंजर को स्टीम जनरेटर कहते हैं, उसमें वहाँ ये दूसरा एक लूप होता है जिसमें इसमें भी वाटर ही है, लेकिन ये सेकेंडरी वर्किंग फ्लूइड वाला है। वर्किंग फ्लूइड इस वजह से कि ये वर्क कर रहा है इन टरबाइन। तो यहाँ जो इसकी हीट आई है कूलेंट की, वो ट्रांसफर कर देता है इस वाले वाटर को, सिंपल वाले वर्किंग फ्लूइड वाले वाटर को, फीड वाटर को वो हीट अप करता है, उससे फिर टरबाइन चलता है और रैंकाइन साइकिल पे सेकेंडरी लूप ऑपरेट करता है। तो ये था बेसिक इसका। तो बाकी इसने जो चीज़ें की हैं वो इंशाल्लाह मैं उसमें आपको अपलोड करके एंड थोड़े से नोट्स बनाए हैं उसमें को करने। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक जो शुरू होना था वो होना था PWR से, प्राइमरी लूप से। द प्राइमरी लूप आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर स्टीम सप्लाई सिस्टम consists of the reactor, a number of loops depending upon reactor power operating in parallel. लूप पैरेलल में होते हैं आपस में। तो प्राइमरी लूप जो है, जिसको न्यूक्लियर स्टीम सप्लाई सिस्टम भी कहते हैं, वो एक रिएक्टर पे या नंबर ऑफ लूप्स पे होता है। और वो नंबर ऑफ लूप कितने होंगे डिपेंड करता है रिएक्टर पावर पे। अगर ज़्यादा पावर चाहिए ऑफकोर्स आपको सॉरी, तो आप ज़्यादा वो करेंगे, और वो ऑपरेट हो रहते हैं पैरेलल में। ईच लूप कंसिस्ट ऑफ अ स्टीम जनरेटर, हर लूप एक स्टीम जनरेटर पे मुश्तमिल होता है। अ प्राइमरी या मेन कूलेंट पंप, एक मेन कूलेंट पंप होता है, उस पर मुश्तमिल होता है। स्टीम जनरेटर और कूलेंट पंप ये किस में है, एक लूप में है। इन एडिशन मजीद ये कि वन प्रेशराइजर, एक प्रेशराइजर भी होता है कनेक्टेड टू वन ऑफ द लूप्स, जो कि एक लूप के साथ कनेक्ट होता है। क्योंकि तमाम लूप आपस में पैरेलल हैं तो उसमें से एक में होता है। वैसे ये जैसे नाम शो कर रहा है कि ये इसका बेसिक काम ये है कि जो आपको प्रेशर चाहिए उतना ही प्रेशर ये रखे। प्रेशर में जो वेरिएशन है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए नुकसानदेह हो सकती है, वो आगे हम पढ़ेंगे, चलें उसी वक्त हम जिक्र करेंगे। द कूलेंट लिविंग द रिएक्टर इंटर्स द स्टीम जनरेटर। अब कूलेंट जो है वो सबसे पहले रिएक्टर में आता है, रिएक्टर को जो लीव करता है, कूलेंट जो रिएक्टर को लीव करता है वो किस में इंटर होता है, स्टीम जनरेटर में। वेयर इट इम्पार्ट्स, इम्पार्ट का मतलब दे देना, ये दे देता है इट्स हीट टू द वर्किंग फ्लूइड, अपनी हीट वर्किंग फ्लूइड को दे देता है, एंड लीव द स्टीम जनरेटर टू द मेन पंप्स, और स्टीम जनरेटर को लीव कर देता है, स्टीम जनरेटर से फिर मेन पंप की तरफ चला जाता है। वेयर इट इज पम्प बैक, वहां इसका प्रेशर बढ़ाया जाता है, यानी पंप किया जाता है बैक टू द रिएक्टर, रिएक्टर में
द स्ट्रीम जनरेटर कैन बी ऑफ टू कॉमन डिजाइन। स्टीम जनरेटर बेसिकली क्या है, स्टीम जनरेटर वो भी एक हीट एक्सचेंजर होता है, और वो दो टाइप का है। आई थिंक आप हीट एक्सचेंजर का एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा इसको स्टडी किया होगा। उसमें से दो जो टाइप्स हैं कॉमन, वो है शेल एंड ट्यूब एंड यू ट्यूब बंडल्स। अब शेल एंड ट्यूब है विद यू ट्यूब बंडल या फिर वंस थ्रू। वंस थ्रू में एक दफा जाएगा, यूट्यूब में आपके इन्वर्ट होके फ्लूइड आगे मूव करता जाएगा। अब इसमें से इन दोनों में से पहले वाला जो यूट्यूब है उसकी बात कर रहे हैं। जी, यूट्यूब की हम बात कर रहे हैं। यूट्यूब स्ट्रीम जनरेटर द मोर कॉमन ऑफ द टू, यानी दोनों में से ये ज्यादा कॉमन होता है। वंस थ्रू की निस्बत यूट्यूब वाला ज्यादा होता है। द हॉट कूलेंट इंटर्स एन इनलेट चैनल हेड एट द बॉटम। वो इंटर हॉट कूलेंट जो है वो इनलेट करता है चैनल में बॉटम से, फ्लोज थ्रू द यूट्यूब्स, यूट्यूब में से गुजरता है। रिवर्स इज डायरेक्शन, ऑफ कोर्स यूट्यूब में से गुजरेगा तो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। देन आउटलेट एट द बॉटम, और फिर बॉटम में ही आउटलेट हो जाता है। नीचे से इंटर हुआ और नीचे ही चला गया क्योंकि यूट्यूब में से गुजर के गया है। The inlet and outlet channels are separated by a partition। जो शुरू में आ रहा है फ्लूइड, यानी ये पहले फ्लूइड ऐसे आया और फिर ऐसे चला गया, इन दोनों के दरमियान पार्टीशन होती है। द ट्यूब्स आर मेड ऑफ इनकोनल। ये ट्यूब जो है इनकोनल की बनी होती है। और इनकोनल क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑस्टेनिक, मैं भी कंफर्म कर देता हूँ आपको, ऑस्टेनिक निकल क्रोमियम का होता है ये। बाकी मैं कंफर्म भी कर देता हूँ आपको। जी, ये ऑस्टेनिटिक निकल क्रोमियम बेस्ड सुपर अलाय होता है इनकोनल। ये अगर आप विकिपीडिया पढ़ें, वहां इसने लिखा है ऑस्टेनिटिक ऑस्टेनाइट निकल क्रोमियम बेस्ड सुपर अलाय होते हैं। और इसका काम ये होता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये वर्क करते हैं। The typical YouTube stream generator has a capacity of over 250,000 किलोवाट। इसकी कैपेसिटी ये होती है 250,000 किलोवाट। इज अबाउट 67 फीट हाई, हाइट इसकी होती है 67 फीट। डायमीटर होता है 14 फीट। बता, आई थिंक आपका रोल नंबर 31 है, ऐसे 31 है आपका रोल नंबर। आज मैं मैनुअल अटेंडेंस ले रहा हूँ, उसमें इशू हो गया था मेरे साथ मीट में, दैट्स वाई। अच्छा जी, यूट्यूब स्ट्रीम जनरेटर में कैपेसिटी कितनी होती है 250,000 किलोवाट, एंड उसकी हाइट कितनी है 67 फीट, डायमीटर कितना है 14 फीट, और वेट कितना है 330 टन। ऑन द शेल साइड इट कंसिस्ट ऑफ एन एवापोरेटर सेक्शन एंड अपर सेपरेटर सेक्शन। तो शेल साइड पे क्या होता है, एवापोरेटर सेक्शन होता है और अपर सेपरेटर सेक्शन होता है। द वर्किंग फ्लूइड फीड वाटर enters the generator through the feed water inlet nozzle above the U-tube bundle। U-tube bundle के ऊपर नोजल जो होती है, इनलेट नोजल, वहां से आपकी वर्किंग फ्लूइड या फीड वाटर जो है वो इंटर होता है जनरेटर के अंदर, स्टीम जनरेटर के अंदर, and mixes with water that is recirculated from the moisture separator located near the top of the generator। स्टीम जनरेटर के टॉप पे मॉइस्चर सेपरेटर होते हैं, उस वहां जो वाटर होता है उसके साथ ये मिक्स होता है। The mixer then flows downward to the bottom of the shell। फिर ये मिक्सर शेल के नीचे आता है via via an annular down comer। एक एनुलर यानी रिंग शेप्ड, एनुलर का मतलब होता है रिंग शेप्ड, डाउन कमर जो नीचे की तरफ आ रही हैं ट्यूब्स उनको कहते हैं डाउन कमर। और आपको पता ही होगा कि ग्रेविटी प्ले इट्स रोल, और डाउन कमर में जो होगा वो लिक्विड होगा, वाटर। जो रिंग से वो
दूसरी तरफ जो इसके अपोजिट जाएगा वो स्टीम अपवर्ड जाएगी, डाउन कमर में लिक्विड आएगी। आपने पढ़ा भी होगा ये। बिटवीन द लोअर शेल एंड द ट्यूब बंडल रैपर, लोअर शेल और ट्यूब बंडल रैपर के दरमियान। इट देन फ्लोज अपवर्ड बाय नेचुरल सर्कुलेशन थ्रू द ट्यूब बंडल, ये ऊपर जाता है नेचुरल सर्कुलेशन से ट्यूब बंडल के थ्रू, वेयर इट पार्शियली बॉइल्ड इनटू अ स्टीम वाटर मिक्सचर, जहां ये पार्शियली बॉयल होता है स्टीम वाटर मिक्सचर में। द नेचुरल सर्कुलेशन ड्राइविंग फोर्स इज कास्ड बाय द डेंसिटी डिफरेंस। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि नेचुरल सर्कुलेशन होती कैसी है, फोर्स कहाँ से आती है? तो वो फोर्स बेसिकली डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आती है, जो कि होता है वाटर इन द डाउन कमर और टू फेज मिक्सचर इन द वेपोरेटर सेक्शन। वेपोरेटरी सेक्शन में टू फेज मिक्सचर होता है और डाउन कमर में वाटर होता है, तो इनमें डिफरेंस होता है किस चीज का? डेंसिटी का। दैट कॉज द नेचुरल सर्कुलेशन। द स्ट्रीम वाटर मिक्सचर इज सेपरेटेड इन द अपर शेल। अपर शेल में स्ट्रीम वाटर मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, फर्स्ट बाय स्विरल वेन सेपरेटर एंड फाइनली बाय वेन टाइप सेपरेटर्स। तो सेपरेटर में स्टीम वाटर मिक्सचर सेपरेट होता है अपर शेल में, और वहां भी दो किस्म के सेपरेटर हैं। शुरू में कौन सा होता है? स्विरल वेन टाइप सेपरेटर होता है, और बाद में फिर वो कहां से पास करता है? वेन टाइप सेपरेटर में। तो ये याद रखना आपने। ड्राई सैचुरेटेड स्ट्रीम डिस्चार्ज थ्रू द स्ट्रीम आउटलेट नोजल एट द टॉप। ड्राई सैचुरेटेड स्ट्रीम जो है वो आउटलेट नोजल से ऊपर होती है, और आउटलेट नोजल, और वहां से जो डिस्चार्ज होता है वो ड्राई सैचुरेटेड स्ट्रीम होती है। दी सैचुरेटेड वाटर लीव द सेपरेटर, और सेपरेटर में ड्राई सैचुरेटेड वाटर होता है, एंड मिक्सेस विद फीड वाटर, और जो आपका सैचुरेटेड वाटर यहाँ से गया है उसके अंदर फर्दर फीड वाटर जो आ रहा होता है, जो कि डाउन कमर में, उसके साथ मिक्स हो जाता है। बिकॉज बॉइलिंग अकर इन द सेम कंपार्टमेंट विद द वाटर, क्योंकि इसी कंपार्टमेंट में वाटर के साथ बॉइलिंग होती है, दिस टाइप ऑफ स्टीम जनरेटर कैन प्रोड्यूस ओनली सैचुरेटेड स्टीम। तो ये जो टाइप है जिसको यू ट्यूब आप कह लें, इसमें आप सैचुरेटेड स्टीम को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन द वंस थ्रू स्टीम जनरेटर, अब हम दूसरी टाइप पे आ रहे हैं जो कि है वंस थ्रू स्टीम जनरेटर, यानी एक दफा ही गुजरेगा उसमें से वाटर। द प्राइमरी कूलेंट इंटर्स एट द टॉप, ऊपर से आएगा, एंड फ्लोज डाउनवर्ड थ्रू द ट्यूब्स, और ट्यूब में से डाउनवर्ड चला जाएगा, और ऊपर से आया डाउनवर्ड से एग्जिट हो गया, एग्जिट एट बॉटम, डाउन नीचे से एग्जिट हो गया टू द मेन पंप्स, मेन पंप में चला जाता है फिर वो। फीड वाटर इज ऑन द शेल साइड, फीड वाटर जो होता है वो शेल साइड पे होता है, यानी कूलेंट जो है आपका, कूलेंट हम कह रहे हैं फिशन जहां हो रही है उसके रिस्पेक्ट से, लेकिन आम फीड वाटर के हिसाब से वो वाला वाटर काफी हाई हॉट होगा, काफी ज्यादा हॉट होगा। तो जो आपका हीट एक्सचेंजर है, इसकी ट्यूब के अंदर क्या होगा? कूलेंट, और शेल साइड पे क्या होगा? फीड वाटर। तो ये इसने बताया है। फीड वाटर इज ऑन द शेल साइड मूविंग इन अ जनरल काउंटर फ्लो फैशन। काउंटर फ्लो फैशन में ये मूव करता है, आपको पता है पैरेलल फ्लो होता है, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो, तो ये काउंटर फ्लो में फैशन में जो करता है टू द प्राइमरी वाटर, काउंटर फ्लो होते हैं। बिकॉज ऑफ द वंस थ्रू फीचर ऑफ दिस टाइप, क्योंकि इसकी नेचर है कि ये वंस थ्रू होता है, तो इससे क्या होगा? अ ड्राई और लो डिग्री ऑफ सुपरहीट स्टीम इज पॉसिबल। यहाँ आपके पास ड्राई या लो डिग्री सुपरहीट, यानी सुपरहीट हो लेकिन हाई सुपर नहीं, लो डिग्री ऑफ सुपरहीट, वो पॉसिबल होती है वंस थ्रू में। एंड नो सेपरेटर रिक्वायर्ड, और इसमें सेपरेटर भी रिक्वायर नहीं होता उसमें, क्योंकि ऊपर जाएगा और फिर घूम के यू थे नीचे आएगा यू टाइप में, इसलिए दरम्यान में सेपरेटर चाहिए। और उसमें आपके पास क्या था? सैचुरेटेड स्ट्रीम जस्ट मिलती थी यू टाइप वाले में, लेकिन वंस थ्रो में आपको ड्राई सैचुरेटेड या सुपर लो सुपर हीटेड मिल सकती है। ये तो इसके हो गए फायदे वंस थ्रू के। एक और फायदा इसका ये है, although the once through generator results in somewhat better turbine efficiency, वंस थ्रू जो स्टीम जनरेटर होता है उससे टर्बाइन की एफिशिएंसी चाहे बेहतर होती है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या क्या? कि लो वाटर वॉल्यूम को ये हैंडल करता है, यानी आपके पास वाटर का वॉल्यूम लो रहेगा, ज्यादा नहीं आप वॉल्यूम ऑफ वाटर को हैंडल कर सकते, ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा ये कि देयरफॉर अ रिड्यूस रिजर्व इन केस ऑफ रिएक्टर एक्सीडेंट, तो रिएक्टर एक्सीडेंट के केस में रिड्यूस रिजर्व होता है,
स्टीम इज यूजुअली प्रोड्यूस एट अबाउट 70.3 बार। स्टीम जो प्रोड्यूस होती है वो 70.3 बार में होती है। द मेन पंप्स आर लार्ज। अच्छा, ये जो स्ट्रीम होगी ये फीड वाटर वाली जो थी वो स्ट्रीम में कन्वर्ट हुई है और उसका प्रेशर ये है 70.3 बार। जो दूसरी साइड कूलेंट साइड पे जो प्रेशर है वो 155 बार होता है और वो मेंटेन रखा जाता है ताकि उस साइड पे प्रेशराइज्ड रहे और कोई बॉइलिंग टेक प्लेस ना हो कूलेंट साइड पे। The main pumps are large vertical single stage centrifugal shaft seal pumps। जो मेन पंप होता है वो लार्ज होता है, वर्टिकल होता है, सिंगल स्टेज होता है, सेंट्रीफ्यूगल शाफ्ट सील पंप होता है, डिजाइन टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो पंप होता है वो हैंडल कर सकता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को एट हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे। इसके बाद आ जाता है जी जो एक इसका कंपोनेंट था वो था प्रेशराइजर। इसमें हमने, अगर मैं आपको दोबारा डायग्राम दिखाऊं, कंसेप्चुअल डायग्राम वो ये है। इसमें ना ये प्रेशराइजर है, ये वाला जो सर्कल है या लूप है ये है प्राइमरी लूप या कूलेंट का लूप। इसमें यहाँ प्रेशराइजर है। अब हम इसको पढ़ने लगे हैं। और ये था वो स्टीम जनरेटर। इस स्टीम जनरेटर की स्केमेटिक ये डायग्राम है, लेकिन एक्चुअल में ये ऑफ कोर्स एक टॉप पे होगा, यानी प्लेसमेंट के वाले देखें तो ये टॉप पे होगा और उसमें ग्रेविटी का जो भी हमने इफेक्ट पढ़े हैं, नेचुरल सर्कुलेशन, वो सारी चीजें पॉसिबल की हैं। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेशराइजर। It has been shown that in PWR primary loops, the coolant is maintained at a pressure around 155 bar। जो मैंने पहले बताया कूलेंट जो है वो 155 बार पे मेंटेन रखा जाता है। Greater than the saturation pressure corresponding to the maximum coolant temperature in the reactor। रिएक्टर में जो मैक्सिमम कूलेंट टेम्परेचर होता है उसके corresponding जो सैचुरेटेड प्रेशर है उससे ज्यादा ये प्रेशर है जो हम रखते हैं। This avoids bulk boiling of the coolant and keeps it in the liquid phase। ये क्या करता है कि कूलिंग जो होती है बल्क अमाउंट में या बॉइलिंग उसको अवॉइड करता है और लिक्विड को और इसे जो कूलेंट होता है इसको लिक्विड फेज में रखता है थ्रू आउट द लूप। प्रेशर ज्यादा है ना, प्रेशर ज्यादा होने से वो बॉयल नहीं कर सकेगा और वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। इसी वजह से इसका नाम प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कहते हैं। Because liquids are practically incompressible, liquid incompressible होते हैं, तो small changes of volume caused by the changes in coolant temperature, coolant temperature में फर्क की वजह से अगर वॉल्यूम में कुछ चेंज आ जाए, because of normal load change in the or accidental nuclear reactivity insertions, लोड चेंज होने की वजह से या एक्सीडेंटल न्यूक्लियर रिएक्टिविटी इंसर्शन की वजह से या फिर अनफॉरसीन यानी जिसकी गैर मुतवक्का तौर पे जो एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन इन द लूप कंपोनेंट हो जाए, तो फिर उससे क्या होता है कॉज स्वेयर और ऑसिलेटरी प्रेशर चेंजेस। तो प्रेशर चेंज होता है ऑसिलेटरी नेचर का या स्वेयर किस्म का। दिस में बी क्वाइट अनसेफ, ये काफी अनसेफ काम है। व्हेन दे आर पॉजिटिव, जब वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब है कि जब प्रेशर बढ़े। दे कॉज फ्लैशिंग इनटू द स्ट्रीम, उससे स्ट्रीम में फ्लैशिंग होती है एंड कॉन्सिक्वेंटली डिसरप्शन ऑफ द रिएक्टर न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक, और रिएक्टर न्यूक्लियर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसमें डिस्ट्रप्शन या बिगाड़ आता है। एंड पॉसिबल बर्न आउट ऑफ रिएक्टर फ्यूल एलिमेंट, और उससे फ्यूल एलिमेंट जो हैं वो बर्न आउट हो सकते हैं। दे काज कैविटेशन। अच्छा, अगर नेगेटिव हो जाए, प्रेशर दो थे ना, अगर बढ़ जाए तो ये नुकसान आते हैं और अगर कम हो जाए तो कैविटेशन हो सकती है। दैट इज व्हेन द प्रेशर डिक्रीज, जब प्रेशर कम हो। फॉर दीज रीजन इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड अ सर्ज चैम्बर, इसलिए जरूरी होता है कि एक सर्ज चैम्बर जो है वो प्रोवाइड किया जाए। That will accommodate coolant volume changes while maintaining pressure within acceptable limits। इस वजह से ये जरूरी होता है कि हम एक ऐसा सर्ज टैंक चैम्बर बनाएं। सर्ज टैंक चैम्बर असल में होता है प्रेशर में जो वेरिएशन आए उनको अकोमोडेट करने के लिए जो होता है ना, उस चैम्बर को सर्ज चैम्बर कहते हैं और इस केस में उसको हम प्रेशराइजर कहते रहे हैं। That will accommodate coolant volume changes, कूलियम की वॉल्यूम चेंजेस while maintaining pressure within the acceptable limit, और प्रेशर आपका acceptable limits में रहे। Such a chamber is called a pressurizer, उसको हम प्रेशराइजर कहते हैं। इसकी दो टाइप होती हैं, एक होता है वेपर, दूसरा होता है गैस। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर
नॉर्मली या कन्वेंशनली या आसानी के तौर पर कन्वेंशनली यूज वेपर प्रेशराइजर यूज करते हैं। PWR जो है ये वेपर को यूज करता है बिकॉज दे आर कूलेंट, वाटर कैन बी वेपोराइज, क्योंकि उनका कूलेंट जो होता है वो वाटर होता है और वो वेपोराइज हो सकता है, विच रिजल्ट इन मोर कम्पैक्ट प्रेशराइजर, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसका साइज कम्पैक्ट होगा, गैस वाले का कम्पैक्ट इसके मुकाबले में नहीं होगा। और गैस टाइप कहाँ हम यूज करते हैं, वो एक टाइप है रिएक्टर की जिसको कहते हैं लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसमें यूज होता है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर। दो टाइप थी ना, उसमें से वेपर की अब बात कर रहे हैं। वेपर प्रेशराइजर इज एसेंशियली अ स्मॉल बॉयलर, ये एक स्मॉल बॉयलर होता है इन विच लिक्विड, जिसमें लिक्विड द सेम एज द प्राइमरी कूलेंट is maintained by controlled electric heating at constant temperature। जैसे कि प्राइमरी कूलेंट को हम मेंटेन रखते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक हीटिंग के थ्रू कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है वेपर प्रेशराइजर में। एंड consequently a constant vapor pressure above its full surface। और जिसको आप हीट करेंगे तो उससे क्या होगा कि असल में फिनोमेना ये है कि अगर आपके पास एक लिक्विड है, आप उसको हीट करते हैं, एक क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड है, आप उसको हीट करते हैं, तो जो उसके ऊपर वाला खाली जगह होती है वहां ना वेपर प्रोड्यूस होते हैं। और जैसे जैसे आप हीट करते जाते हैं, ऊपर वेपर जो है वो बढ़ते जाते हैं, और वेपर जो है वो लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इसमें इसने यही समझाया है कि कांस्टेंट वेपर प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है, और यही टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम जो है प्रेशर को मेंटेन रख सकते हैं। और थोड़ी सी जो वेरिएशन आएगी उसको कैसे कंपनसेट करेंगे वो अभी इसमें आगे पैराग्राफ में बता रहा हूँ। This pressure is the same as that of the primary coolant at the junction between the pressurizer and hot leg of the primary loop। तो ये प्रेशर वही होता है जो कि प्राइमरी कूलेंट का हो। Thus the pressurizer temperature is higher than the primary coolant temperature। प्राइमरी कूलेंट टेम्परेचर से इसका प्रेशराइजर का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, because latter is हामिद आपका रोल नंबर क्या है? 29 सर। ठीक, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इसकी, सॉरी तो प्रेशराइजर टेम्परेचर इज हायर देन द प्राइमरी कूलेंट टेम्परेचर। प्राइमरी कूलेंट टेम्परेचर से उसका प्रेशराइजर का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, बिकॉज लेटर इज सब कोल्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा सब कोल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइमरी लूप प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द जंक्शन आर 2250 psia। अच्छा, इस बुक में जरा यूनिट जो है वो ये यूज हुए हैं, तो चाहे तो आप इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करके याद रख लें, और चाहे तो आप एज इट इज याद रख लें। एंड 605 फ़ारेनहाइट द प्रेशराइजर टेम्परेचर वुड बी 653। तो अगर ये 605 फ़ारेनहाइट था तो उसका 653 फ़ारेनहाइट होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा, अब आपके हीटर चाहिए उसके प्रेशराइजर में वो जनरेट करने के लिए स्टीम को। द हीटर आर ऑफ द इलेक्ट्रिक इमर्शन टाइप। तो इलेक्ट्रिक इमर्शन टाइप जो होते हैं, इम्बर्स होते हैं लोअर सेक्शन ऑफ प्रेशर वेसल में। सॉरी, these heaters are also used to heat the pressurizer and its contents at the desired rate during plant startup। वो हीटर जो होते हैं वो प्रेशराइजर को हीट करने के लिए होते हैं जब आपने प्लांट को शुरू में स्टार्ट करना हो तब, और वो होते कौन से हैं? इलेक्ट्रिक इमर्शन टाइप के होते हैं। The bottom of pressurizer is connected to the hot leg of the primary coolant system। प्राइमरी कूलेंट सिस्टम के हॉट लेग के साथ ये कनेक्ट होता है फिगर 10.9 में।
लेकिन इसका प्रिंट ही सही नहीं है। द स्प्रे नोजल लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द प्रेशराइजर इज connected 10.9 ये simplified flow diagram of a PWR primary loop with a vapor type pressurizer system। तो ये पंप है, यहाँ से वाटर गया ये रिएक्टर में, रिएक्टर से फिर ये हीटेड वाटर यहाँ आया, यहाँ से ये प्रेशराइजर जो है इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ से ये यहाँ लूप में इस तरह मूव करता है। अब इसमें जो प्रेशर मेंटेन करना है वो यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर नीचे की तरफ होते हैं, ये रिलीफ वाल्व और स्प्रे वाल्व लगे होते हैं। स्प्रे कूल करने के लिए रिलीफ वाल्व अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए तब उसके लिए उसको आप यहाँ से मतलब यहाँ जो वेपर बने हैं वो फिर यहाँ से एस्केप करेंगे और आपका जो यहाँ प्रेशर आपने 155 बार मेंटेन रखना है वो मेंटेन रहे। तो बेसिकल ये है। और अगर फर्ज करो प्रेशर इसका कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया है तो रिलीफ वाल्व और स्प्रे वाल्व अगर आपका प्रेशर कम हो गया है अच्छा हम यहाँ थे। A spray nozzle located at the top of the pressurizer is connected via control valves। स्प्रे नोजल जो होता है वो कंट्रोल वाल्व के थ्रू कनेक्ट होती है टू द कोर लेग ऑफ द प्राइमरी कूलेंट सिस्टम आफ्टर द पंप। पंप के बाद जो कोर लेग होती है उसके साथ। अंडर नॉर्मल फुल पावर ऑपरेशन, नॉर्मल फुल पावर ऑपरेशन हो प्रेशराइजर इज अबाउट हाफ फुल ऑफ वाटर, उसमें आधा वाटर होता है और टॉप जो होता है उसमें वेपर होता है। ये अगर एक कंटेनर है इसमें आधा वाटर होगा और ऊपर आपकी वेपर्स होंगी। ड्यूरिंग अ पॉजिटिव सर्च का मतलब ये है कि आपका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है। द वॉल्यूम ऑफ द प्राइमरी कूलेंट इंक्रीज, प्राइमरी कूलेंट जो होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से होता है ये। एंड द वेपर इन द टॉप हाफ इज कंप्रेस्ड, यहाँ अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो इस ये ऊपर वाली जो है मजीद कंप्रेस होती है, कंप्रेस होने से उनका प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा जी, एंट्री ऑफ कूलर प्राइमरी कूलेंट इनटू द प्रेशराइजर कंडेंसेस सम ऑफ द वेपर। अगर कूलेंट आ जाए, वो अगली लाइन में उसने लिखा कैसे आता है, वो आ जाए उससे क्या होगा कि कंडेंसेशन हो जाएगी वेपर की और वो लिक्विड बन जाएगा, दस लिमिटिंग द प्रेशर राइज, और उससे जो प्रेशर बढ़ा था वो लिमिट हो जाएगा। इन एडिशन दी स्प्रे वाल्व्स आर पावर एक्चुएटेड, स्प्रे वाल्व जो होते हैं वो पावर के साथ एक्चुएटेड होते हैं। एंड ए कूल स्प्रे अंडर पंप प्रेशर इंटर्स द टॉप व्हिच हेल्प्स कंडेंस, तो बेसिकली कूल स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से वो कंडेंस हो जाता है, व्हिच हेल्प्स कंडेंस वेपर एट रैपिड रेट, और रैपिड रेट पे होता है जिसकी वजह से प्रेशर राइज जो है वो लिमिट हो जाता है। द स्प्रे वाल्व्स में आल्सो बी मैनुअली ऑपरेटेड, ये मैनुअली भी पावर एक्चुएटेड भी हो सकते हैं, मैनुअली भी हो सकते हैं। A small continuous spray is usually provided to prevent excessive cooling। small छोटा सा continuous spray किया जाता है for excessive cooling of the spray piping की cooling के लिए, and to maintain equal boron concentration in the primary coolant and pressurizer water। और बोरोन जो कंसंट्रेशन है वो प्राइमरी कूलेंट में और प्रेशराइजर वाटर में इक्वल रखी जाए। बोरोन का कहाँ से जिक्र आ गया, ये हम 10.5 जो सेशन है जो कि केमिकल शिम वाला है उसमें पढ़ेंगे। अब्जॉर्बर होता है ना ये कि कूलेंट के अंदर हम अब्जॉर्बर को मिला देते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लेता है, बेसिक ये है इसकी। नेगेटिव सर्च, अच्छा अभी हमने पॉजिटिव सर्च की बात की थी, अब नेगेटिव सर्च की। नेगेटिव सर्च डिक्रीजेस द प्राइमरी कूलेंट वॉल्यूम, प्राइमरी कूलेंट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है नेगेटिव सर्च में। एंड एक्सपैंड द वेपर इन द प्रेशराइजर, और अब वाटर कम हो गया है, चल पहले ये पढ़ लें फिर आगे चलते हैं। एंड एक्सपैंड द वेपर इन द प्रेशराइजर, उससे क्या होता है वेपर जो एक्सपैंड करती हैं प्रेशराइजर में, दस काजिंग अ मोमेंटरी रिडक्शन इन प्रेशराइजर प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशराइजर के प्रेशर में कम होता है। द लिक्विड इन द प्रेशराइजर देन पार्शियली फ्लैशेस इनटू वेपर, जैसे ही प्रेशर कम होगा तो क्योंकि वो है तो हाई प्रेशर, तो
corresponding to टेम्परेचर, जिसकी वजह से जैसे ही प्रेशर कम होगा तो वो बॉयल कर जाएगा। फ्लैश, इसी चीज को फ्लैश कह रहा है वो। partially flashes into vapor और वेपर बन जाएंगे, assisted by further steam generation because of automatic action of the actuator। और फर्दर स्टीम जनरेशन कैसे होगी कि एक्चुएशन हो जाती है, इलेक्ट्रिक हीटर के थ्रू भी आप स्टीम जनरेट करेंगे। द प्रेशर इज मेंटेन अबव मिनिमम अलाउएबल लिमिट, जो मिनिमम अलाउएबल लिमिट है कम से कम उससे ऊपर रखा जाता है। इसको चलो मैं इधर बता देता हूँ कि पहले केस में ये था कि आपका वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया पॉजिटिव सर्ज के दौरान ना, उसकी वजह से ये ऊपर वाली जो वेपर है उसको प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। उस प्रेशर को कम करने के लिए, अब वेपर है वो, अगर उनको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दें स्प्रे वाल के थ्रू, वो एक्चुएटेड होती हैं इसका प्रेशर बढ़ने पे। तो जैसे प्रेशर बढ़ता है यहाँ ये स्प्रे करते हैं कंटिन्यूस, लेकिन थोड़ी देर के लिए करते हैं, जिसकी वजह से फौरन ये जो वेपर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में, और उसकी वजह से ये प्रेशर जो है कम हो जाता है। ये था पॉजिटिव सर्ज के दौरान। अगर नेगेटिव सर्ज है उसके दौरान क्या होता है कि वाटर यहाँ कम हो जाता है और आपकी यहाँ जो स्टीम जो है, ये वेपर्स शुरू में तो उतनी रहती हैं, उनको वॉल्यूम पहले ये कम यानी हाफ था, इससे थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो वो एक्सपैंड होती हैं। जब स्टीम वेपर्स एक्सपैंड होंगी, दूसरे बाद में कह लें कि उसका प्रेशर कम हुआ है। प्रेशर कम होने से जो नीचे वाला ये वाटर है उसमें से वेपर दोबारा बन जाते हैं। ये नेचुरल फिनोमिना है। आई थिंक 11वीं की केमिस्ट्री में भी इसका जिक्र है, जहाँ क्रिटिकल प्रेशर, वेपर प्रेशर वगैरह का जिक्र है। तो उस फिनोमिना से होता ये है, यहाँ अगेन प्रेशर बन जाता है, और वो प्रेशर जो है फर्दर कहाँ से बनता है कि आप इलेक्ट्रिक हीटर के थ्रू भी स्टीम को थोड़ा सा हीटअप कर, इस वाटर को हीटअप करते हैं, जिसकी वजह से मजीद स्टीम बनती है। जो प्रेशर में रिडक्शन हुई होती है वो दोबारा उसको कंपनसेट कर देता है। तो ये इस तरह पॉजिटिव सर्ज और नेगेटिव सर्ज के दौरान होता है। A power operated relief valve is operated to the top of the pressurizer to protect against pressure surges that are beyond the capacity of pressurizer। अगर सर्ज प्रेशर सर्ज इतना ज्यादा आ जाए जो प्रेशराइजर भी मेंटेन नहीं कर सकता, तो फिर प्रेशर वेल्व के थ्रू जो है ना, आप रिलीफ वेल्व के थ्रू आप उसको हैंडल करते हैं। रिलीफ वेल्व इन सच अ केस डिस्चार्जेस स्ट्रीम इनटू अ प्रेशराइजर रिलीफ टैंक that is partially filled with the water under a nitrogen blanket at near room temperature। नाइट्रोजन ब्लैंकेट में रूम टेम्परेचर के करीब होता है वो, तो रिलीफ वाल्व उसमें भेज देता है। इन विच द वेपर कंडेंसेस, जिसमें वेपर कंडेंसेस हो जाती हैं। द कंडेंसेट देन गोज टू वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, और उसको आप वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम में भेज देते हैं। इन अ टिपिकल डिजाइन ऑफ 500 megawatt PWR, both the pressurizer and pressurizer relief tank had volume of 800 cubic feet। अच्छा, ये एक अच्छा एमसीक्यूज बन सकता है कि 500 मेगावाट PWR में प्रेशराइजर का वॉल्यूम कितना होता है, 800 फीट क्यूब, एंड प्रेशराइजर रिलीफ टैंक का कितना होता है, उसका भी इतना ही होता है। तो अगर मैं पूछूं कि दोनों का कितना होता है कंबाइंड, तो वो इसका डबल हो जाएगा। कंपेयर विद 3700 क्यूबिक फीट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर प्रेशर वेसल, और रिएक्टर प्रेशर वेसल का वॉल्यूम कितना होता है 3700 क्यूबिक फीट। 10.10 shows a photograph of pressurizer। ये मैंने बताया था, इसका वो सही नहीं है प्रिंट। फोटोग्राफ ऑफ प्रेशराइजर फॉर अ PWR प्लांट बिल्ड बाय वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, ये अमेरिका का जो है उसको दिखाया है। The following is a treatment of pressure change in an insurge when a liquid expansion in the primary circuit causes a rush of primary coolant into the pressurizer। रश का मतलब उसमें चले जाना, कि प्राइमरी कूलेंट जो है प्रेशराइजर में अगर चला जाए लिक्विड एक्सपेंशन की वजह से, इसको कहते हैं इनसर्ज। और कन्वर्सली जो होगा बाहर आए तो वो आउट सर्ज कहलाएगा। दिस सिचुएशन इज अ नॉन स्टेडी फ्लो केस। द जनरल नॉन स्टेडी फ्लो केस होता है। द जनरल एनर्जी इक्वेशन in that case is written as, मतलब pressure energy at one point kinetic J1 M1 H1 MF1 UF1 mg1 ug1 plus delta q is equal to pe2 ku2
अच्छा ये MIHI है, वन नहीं है इनलेट का, ये है MEH, ये है एग्जिट का। MF2 UF2 प्लस MG2 UG2 प्लस डेल्टा W, ये डन है, और ये चेंज इन हीट है। Where the substitute 1 and 2 refer to the condition within the pressurizer before and after the insurge या outsurge। बिफोर कितनी है, आउट बाद में कितनी है, वहां से चेंज जो है ना। I and E refer to inlet and exit fluids। The changes in potential energy P, kinetic energy K, as well as work delta W are zero। अगर ये जीरो हो, ये और डेल्टा Q जीरो हो, तो बाकी क्या रह जाएगा। देखिए तो मैथ बैलेंस ही लगाया इसने, तो नहीं इसमें वैसे हीट भी है, हीट भी है, एनर्जी इक्वेशन ही खिलाएगी ये, क्योंकि इसमें हीट भी है। देन बिकम्स डेल्टा MIHI प्लस MF1 UF1 प्लस MG1 UG1 प्लस डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा MEHE प्लस MF2 UF2 प्लस MG2 UG2। दिस अबव इज एन एनर्जी बैलेंस। और मास बैलेंस जो है वो क्या कहेगा, वो कहता है MI प्लस MF1 प्लस MG1 इज इक्वल टू ME प्लस MF2 प्लस MG2। वॉल्यूम बैलेंस वो कहेगा MF1 VF1 प्लस MG1 VG1 इज इक्वल टू MG2 VF2 प्लस MG2 MG2 इज इक्वल टू वॉल्यूम। यहाँ से डेल्टा M जो है वो mass of water entering or leaving pressurizer है। MFMG masses of water and steam within pressurizer है। H enthalpy of water entering or leaving pressurizer है। UF और G internal energies of water and steam within pressurizer है। VFVG specific volume of water and steam within pressurizer है। Delta Q heat added from electric heater, less heat lost to the ambient। यानी ऐड करें तो वो इलेक्ट्रिक हीटर की वजह से लास्ट करें तो एम्बिएंट में। V total volume of pressurizer है। Noting that the pressure is large enough so that there will always be both water and steam in it। अच्छा इसमें लाजमी बात है कि दोनों फेज होंगी तभी वो कंट्रोल करेगा ना। The volumes of the pressurizer must never be allowed to be completely filled with water। A situation referred to as operating solid, as it would lose all control over system pressure। बिल्कुल वो जो मतलब मैंने बताया अभी कि वेपर प्रेशर की वजह से जो कंट्रोल हम करते हैं वो फिर नहीं कर सकेंगे ना, इसलिए हम इसको कभी भी the values of V and U and V above are for the saturated fluid at the corresponding pressures। The above three equations are solved for the case of insurge when M delta MCH F is the sum of incoming fluid from the hot leg and spray from the cold leg, each time its specific enthalpy, and delta ME and outside delta MI जब zero हो। Solution for given primary system condition and permissible pressure fluctuation result in required total pressurizer volume। For given pressurizer volume and primary system temperature fluctuation, the solution usually by trial and error gives resulting pressure fluctuation as expected। The large the pressure riser, the smaller the pressure surges। pressurizer अगर ज़्यादा होगा तो वो surges कम होंगी। Basic equation for vapor type pressurizer that predicts system transient pressure time relationship during changes in reactor power level has been formulated from energy mass and volume balance। तो ये equation जो mass volume and energy होते हैं वहां से हम निकाल सकते हैं। अभी तक हमने बात की थी वेपर प्रेशराइजर की, अब बात करते हैं गैस प्रेशराइजर की। वेपर प्रेशराइजर यूज होता है जो हम पढ़ रहे हैं PWR उसमें। गैस वाला जो होता है ये फास्ट ब्रीडर उसमें होता है। A gas pressurizer is simply a large volume of gas situated above the primary coolant that compresses or expand whenever the primary coolant expand or contract। गैस जो है वो
कंप्रेस होती है या एक्सपैंड होती है जब कूलेंट एक्सपैंड या कंट्रैक्ट हो रिस्पेक्टिवली। द गैस नॉट मिसिबल विद द कूलेंट दैट एक्ट, यानी उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करती, दस एक्ट एज ए कुशन टू लिमिट प्रेशर चेंजेस इन द प्राइमरी सिस्टम। तो ये कुशन के तौर पे एक्ट करती है प्रेशर चेंजेस में इन द प्राइमरी system. Because of the absence of condensing or vaporizing of the gas as occur with the stream in a vapor pressurizer, a gas pressurizer is usually large in volume. क्योंकि जो वेपर होता है उसमें वाटर होता है, इस वजह से उसका वॉल्यूम कम होता है, तो गैस में वॉल्यूम ज्यादा होता है। It is limited to use to low pressure systems such as liquid metal fast breeder reactor. और इसमें दूसरा ये कि ये लो प्रेशर के सिस्टम के लिए होता है, जैसा कि लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ये यूज होता है। इट डिस्कस हेयर मेयरली फॉर कंप्रिहेंसिव ऑफ कवरेज। सर ये सिर्फ इसकी कंपैरिजन के लिए या समझाने के लिए जस्ट इसने यहाँ डाला है। तो प्रेशर राइज जो होगा गैस वाले में, उसमें भी इस इक्वेशन के थ्रू 10.7 के थ्रू आप निकाल सकते हैं। डेल्टा पी और P1 या PI इज इक्वल टू V1 और VI प्लस डेल्टा V रेज़ पावर n-1, ये फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं। पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट जो है ना वो n है। तो चलें आज तक इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह केमिकल शिंक कंट्रोल जो है वो पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको मैं टैकल कर लूँ। इसके अलावा आज का टॉपिक तो इजी था, जो इससे प्रीवियस टॉपिक है उसके मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं टाइम बना तो वो मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।